अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 5 नवंबर 2024 अमेरिका में सदारती इंतखाब का दिन और 18 करोड़ 65 लाख वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसके नतीजे में 47वें अमरीकी सदर का इंतखाब होगा। अमरीकी सदर न सिर्फ अमरीकी आवाम बल्कि दुनिया भर में उसकी शख्सियत बड़ी भारी भरकम शख्सियत मानी जाती है, क्योंकि अमरीकी सदर न सिर्फ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के फैसले करता है बल्कि दुनिया की ताकतवर तरीन जो आर्मी है, जो फौज है, उसकी कमांड भी उसके पास होती है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त इजराइल पैलेस्टाइन तनाज़ा, फिर उसके बाद रूस यूक्रेन जंग और उसके साथ साथ जो अमन व अमान का बहुत बड़ा मसला है, एक ऐसे वक्त में इन इंतखाबात का होना किस तरह से आगे चलने वाली पॉलिसीज़ जो है वो तय किया करेगा। अमेरिका अपने मफसाब से क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, इंतहाई अहम सवालों पे हम बात करेंगे। साजिद तारड़ साहब जो कि फॉर्मर एडवाइज़र रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और इस वक्त भी उनकी फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है इस वक्त, ये 2024 के इंतखाबात पिछले इंतखाबात से किन हवालों से मुख्तलिफ हैं, पहले तो ये बताइएगा। पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी जंगें हैं उनके पीछे इस वक्त बाइडन और कैमला हैरिस और बराक ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसीज हैं। दुनिया जल रही है। जब ये काबुल से भागे रात को अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के, तो एक ऐसा वैक्यूम छोड़ गए जो अब चाइना और रशिया उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जो है वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहा है। 45,000 औरतें बच्चे मारे जा चुके हैं। ये डिफरेंस है। 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो दीवारें फलांग कर, जिनमें मेजॉरिटी क्रिमिनल हैं, वो अमेरिका में आ चुके हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। अमेरिका की इस वक्त सिक्योरिटी इशू बन चुके हैं। तो ये सारा, और दूसरा अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन जो है आसमान को छू रही है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगी हैं। तो इन वजूहात पे अगर देखा जाए तो किसी तरीके से भी डेमोक्रेट कैंडिडेट इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। इस वक्त कैमला हैरिस ने बहुत कोशिश की है कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, वैसे सर हमेशा हम देखते हैं कि जो दाखिली मसाइल हैं वो उनकी बड़ी अहमियत होती है, उनके ऊपर बड़ी बात की जाती है, लेकिन इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। और इसमें आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एक वीक पॉलिसी की वजह से, वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से इजराइल जो है वो दंदनाता फिर रहा है, तो फिर जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी क्या पॉलिसी होगी? ट्रंप अगर आ जाते हैं तो फिर ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है इसे किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये कहते हैं अपने स्पीचेस के अंदर कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो यह जंगें होनी नहीं थी। ईरान ने जिस तरीके से हिजबुल्लाह हमास को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और जो 7 अक्टूबर का एक वाकया हुआ जिसने खींचकर दुनिया को तीसरी आलमी जंग के किनारे पे ले आया, इस पे तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि उनकी सैंक्शंस ईरान के खिलाफ काम कर रही थी। और आज भी वो ये समझते हैं कि अगर उसी तरह ईरान के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस और सैंक्शंस लगाई जाएंगी तो एक तो वो होगा, और दूसरा वो बिलीव करते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द ये ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना होगा। इस वक्त जिस तरीके से रशिया यानी सर ये तो फिर आप अगर ईरान के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस की बात करते हैं तो फिर अपना पलड़ा जो है आप इजराइल के हक में दे रहे हैं। फिर तो रिपब्लिकन इस वक्त देखें, उसकी वजह यह है कि आप जब तालीम से दूर चले जाएंगे, इस वक्त अगर देखा जाए तो 9 मिलियन जूस जो इजराइल की आबादी है उन्होंने 8 बिलियन की पॉपुलेशन को हॉस्टेज बना रखा है। इस वक्त दोनों पार्टियां अमेरिका के अंदर दोनों प्रो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बर्नी सैंडर ने फ्लोर पे खड़े होकर पिछले दिनों कहा था कि इजराइल को सारा पैसा हम दे रहे हैं, असला हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनता। बल्कि अब तो हालात अमेरिकन के इतने कमजोर हैं कि इजराइल अपनी इंटेलिजेंस भी उनके साथ शेयर नहीं करता। तो दर हकीकत आप किस तरह सोच सकते हैं कि कोई भी सदर आएगा और वो एंटी इजराइल हो जाएगा? ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, ये उम्मीद जरूर रखनी चाहिए
कि अगला प्रेसिडेंट जो आएगा रिपब्लिकन, वो इस जंग को खत्म करेगा, गाजा को दोबारा आबाद किया जाएगा, मुसलमानों की जो इस वक्त सितम जरीफी हो रही है उसको कम किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट टू बिगिन विद। नहीं, लेकिन उसी एंटी वॉर प्रेसिडेंट के दौर में आखिरी अय्याम में, दिनों में हमने देखा कि अफगानिस्तान में और इसके अलावा शाम वगैरह में उनकी ट्रुप्स पहुंची थी अमेरिकन। ये अगर आप कह रहे हैं कि पूरा एरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का वो वॉर फ्री रहा, तो ऐसा शायद नहीं है। नहीं, उसमें हाँ, मुझे बिल्कुल मुझे याद है, मैं बहुत करीब रहा हूं। उसमें जनरल सुलेमानी को मारा गया और भी कुछ हुआ, वो अपना मसल फ्लैक्स करते रहे हैं अल्टीमेटली। लेकिन उसके और अफगानिस्तान के इनखला के प्रोसेस में फर्क था। जंगों को प्रोवोक करना डिफरेंट था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का खुद का डॉक्ट्रिन था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा, दुनिया में बैलेंस होगा। जब आप रशिया और चाइना को खुली छुट्टी दे देंगे तो दुनिया का बैलेंस किसी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा, बल्कि आज भी जो दुनिया की जंगें हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हो रही हैं, जो इस वक्त अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी से क्रिएट हुई हैं। अब जाहिर है कि सुपर पावर तो अमेरिका उस तरह से नहीं रहा ना, अब तो और भी पावर प्लेयर्स आ गए इस वक्त। ये बताइए कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त क्या देख रही है, क्योंकि जो भी स्टेट्स के अभी तक के रिजल्ट्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आपके मोबाइल से और जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें बहुत क्लोज टाई चल रही है, कोई मैदान खुला नहीं है इस वक्त ट्रंप साहब के लिए भी या आपके कैमला हैरिस के लिए भी। तो ये यूएस जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या चाह रही है? देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं रिबट करना चाहूंगा कि अभी तक आप कह रहे हैं दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका ही है। और दूसरा, आज आप जहां जाते हैं तो आप मैकडॉनल्ड ही खाते हैं, फेसबुक पे ही है, ऐसी चीजों पे अमेरिका की अपनी सुप्रीमेसी आज भी है। इनोवेशन में डिले जरूर है। बराक ओबामा ने जो माइंड खराब करने की कोशिश की है, बच्चे खराब हैं, अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अमेरिका को इस तरह अंडरमाइन करना भी ज्यादती होगी। चाइना की नेवी उन्होंने अपनी बनाई है, लेकिन अभी तक बैटल टेस्टेड नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। नहीं तो आप ये बातें डेमोक्रेट्स को भी तो समझाएं सर, उन लोगों को भी तो बताइए ना फिर। आज कैमला हैरिस के हालात सख्त खराब हैं। उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वालेस हैं, उनका एक चाइनीज लड़की के साथ अफेयर सामने आ चुका है, और वो चाइनीज औरत जो चाइना में जो पढ़ाते रहे हैं उसको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार की वो लड़की थी। सर ये सारी चीजें, ये स्कैम, ये स्कैंडल्स दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, बर्तानिया में होते हैं। ये सारी तो इलेक्शन में चीजें चलती है ना तारा साहब। आप नहीं, एक बात है कि अमेरिका अभी इतना सोशलिस्ट नहीं हुआ कि एक सोशलिस्ट माइंडसेट और उनके लव अफेयर को अभी तक डाइजेस्ट कर जाए। किसी लोकल लड़की के साथ अफेयर होता तो ठीक है, एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लड़की के साथ अफेयर होना और फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना, अभी अमेरिकन इतने कमजोर नहीं है कि इस चीज को डाइजेस्ट कर जाए। नहीं तो फिर अगर ये सोच है तो फिर नस्ली इम्तियाज नहीं है आपकी सोसाइटी में कि कैमला हैरिस जो है उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा नस्ली एतबार से, जब आप चीनी लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे सियाफाम की बात करेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक डिस्टॉर्शन हो गया सोसाइटी में आपके। सियाफाम, हमारे बराक ओबामा कौन से वो स्कॉटिश थे, वो भी तो 8 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। और दूसरा, नस्ली इम्तियाज इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे व्हाइट जो अमेरिकन है उनके साथ इस वक्त प्रेजुडिस हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का मेरिट जो है, बीइंग एन अफ्रीकन अमेरिकन एंड आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस व्हेन इट बिकम्स अ मेरिट, then ultimately you have a question। नस्ली इम्तियाज, रिवर्स रेसिज्म इस वक्त हो रहा है। चलें ठीक है, आपकी बात भी सोचते हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर, लेकिन मैं ब्राउन हूं, मेरी लाइफ का मैटर नहीं करता और नहीं करता। आज मुझे कुछ हो जाए तो CNN कवर नहीं करेगा, जब तक वो अफ्रीकन अमेरिकन नहीं होता उसको कवर नहीं किया जाता। तो ये, और दूसरा एक सबसे बड़ा आखिरी पॉइंट ये कहूंगा कि नस्ली इम्तियाज इज अ नेचुरल फैक्ट कि खुदा ने क्रिएट कर रखी हैं चीजें, इसमें इंसान ने नहीं। खुदा ने तफरीक वो नस्ली इम्तियाज के लिए थोड़ी वो तख्लीक किए, पहचाने जाने के लिए किए। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होती है, कलर रूल नहीं होता। ये भी ज्यादती है कि आप एक माइनॉरिटी को कहें कि आप मेजॉरिटी को ऑप्रेस करें, डिप्रेस करें, जो बराक हुसैन ओबामा ने 8 साल की है।
इसकी भी इजाजत नहीं देती सर। जो बाइडेन तो उसी मुआशरे का था सर। जो बाइडेन तो वही स्किन रखता है ना, वही सोच रखता है, उसी मुआशरे का है। आप अगर कैमला हैरिस और बाराक ओबामा को अगर कह रहे थे, जो बाइडेन तो वहीं से। और मेरे पास तो पूरी लिस्ट है ना सर। आप सिर्फ जो बाइडेन की बात क्यों करते हैं? फिर आपको जनाब बात करनी पड़ेगी, बिल क्लिंटन करनी पड़ेगी, जिमी कार्टर की भी करनी पड़ेगी, जॉन ऑफ कैनेडी की भी करनी पड़ेगी, फ्रैंकलिन की भी करनी पड़ेगी। लेकिन आज आपने सारी गिन तो लिया। आपको पता है कि आज बाइडेन कहां है, किस बेसमेंट में बैठा है, आज जिंदा है या फौत हो चुका? क्या इसका भी किसी को अंदाजा है? अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो 4 साल अमेरिका को किसने चलाया? इसका क्वेश्चन का जवाब आपको दे सकता है? मैं पहली दफा अमेरिकन हिस्ट्री में ये हुआ है कि 12 साल हो चुके हैं बराक ओबामा उस कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंट्री को चला रहे हैं, और सिर्फ सोशलिज्म के और लीगलाइजिंग मरवाना तीसरा ऑब्जेक्टिव भी कोई नहीं है उनका। 21 मिलियन तारड़ साहब, आपसे वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में, अपनी ट्रांसमिशन में आपको जरूर हम शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे तजियाकार हामिदुल मशरकी साहब और डॉक्टर आदम सऊद, जो कि तजियाकार हैं और डीन हैं सोशल साइंसेस के बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया, तजियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। और डॉक्टर आदम सऊद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि डीन है सोशल साइंसेस के, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मशरकी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसे वक्त में कि इस वक्त वैसे तो हमेशा जो दाखिली मामलात हैं वो पॉलिसी के हवाले से इंतहाई अहम होते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो नए सदर के इंतखाब के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। तो पहले ज़रा दोनों मामलात को हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके जो दाखिली मामलात और खारजी मामलात। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि अमेरिकी तारीख में ये पहला मौका है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी पिछले 1-1.5 महीने से एक तरह से जो है वो जमूद का शिकार है, और बहुत बड़ा फैसला जो इसराइल को जंग से रोकने का था वो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा इसराइल की हमायत अपनी बढ़ चढ़ कर इसराइली लॉबी में दिखाना चाह रहे हैं, और उसी की वजह से इसराइल को फलस्तीनियों पर इतनी जुल्म और बर्बरियत का मौका मिला है। इसी हवाले से मैं समझता हूं कि नॉर्मली अमेरिकी इंतखाबात में हमने हमेशा से देखा कि दाखिली मामलात, लोग जो डोमेस्टिक मामलात हैं उनकी अहमियत ज्यादा होती है। उसमें हेल्थ का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इमिग्रेशन का मामला है, टैक्सेस का मामला है, LGBT का मामला है, अबॉर्शन का मामला है, और उसके बाद जो एडल्ट्रीज के जो उनके लॉज थे उनका मामला है। लेकिन ये पहला मौका है कि बहरहाल फॉरेन पॉलिसी ने भी बहुत अहमियत इख्तियार कर ली है, खुसूसन मुसलमानों के दरमियान और मुसलमान वोटर्स के दरमियान। एक और चीज है जो इमरान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ये अमेरिकी तारीख के पहले इंतखाबात हैं जो महंगे तरीन इंतखाबात हैं। मतलब अरबों डॉलर खर्च हो चुका है इस इंतखाबात में। इससे पहले शायद दुनिया में किसी इलेक्शन में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। दैट इज ए वन रिसर्च। और दूसरी बात ये है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ये पहले कांटेदार तरीन इंतखाबात हैं जिनके अंदर जितने भी सर्वेज हैं वो 48%, 51%, 49%, 47%, यानी इतना टाइट मुकाबला आ रहा है। और फिर उसके बाद स्विंग स्टेट्स के अंदर भी जो है वो पेंसिल्वेनिया की स्टेट के ऊपर जो है वो सारी पूरी अमेरिकी 52 रियासतें एक स्टेट के फैसले के ऊपर जो हैं वो बैठ गई हैं। यानी इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और दोनों तारीफ जीत के दावे किए जा रहे हैं। आगे चल के आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे अमेरिकी सियासत भी मुकम्मल तौर पर बड़े सगीर की सियासत की लपेट में है। एक दूसरे पर इल्जामात, इलेक्शन के नतायज ना मानने के इशारे और पुरतशद्दुद। यानी आप कह रहे हैं कि उधर भी फॉर्म 45 और 47 का मसला उठ खड़ा हो सकता है। इस पे मैं आपको बताऊंगा। चले डॉक्टर आदम आपकी तरफ आता हूं। ये फरमाइएगा, ये इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा है और जो 3-4% का डिफरेंसेस, कभी कोई कैमला हैरिस जो है वो आगे और कभी ट्रंप आगे, ये बात क्या है? इस वक्त क्या खारजा पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी इस वक्त, और दोनों की जो खारजा पॉलिसी उसमें बुनियादी फर्क आप क्या देख रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। एक्चुअली जो खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपको पता है कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसमें होते हैं, और ऑब्वियसली हर स्टेट के अंदर कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसको शेप या फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो अमेरिका भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि जहाँ जहाँ पे हम ये कहें कि अगर कोई एक रजीम जाता है और दूसरा रजीम आता है तो बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी जो ह्यूमन नेचर होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली आपकी एक कैंपेन होती है पॉलिटिकल, उसको आप लेके चल रहे होते हैं। तो जिस तरह से मशरकी साहब ने बात की है मैं उसको एंडोर्स करूंगा कि फ़लस्तीन का मसला इस वक्त जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ यूक्रेन की जो और रशिया की जो वॉर है, ये दोनों चीज़ें जो है इस टाइम पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की आप कह सकते हैं लाइमलाइट है या टॉप मोस्ट उनके जो प्रायोरिटीज हैं उसमें से आप देख सकते हैं दोनों को। जहाँ तक पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम है वो तो हमने देख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो एग्जिस्टिंग रजीम है बाइडन का या कैमला हैरिस, उसमें ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जिसको तो अगर हम देखें इन्होंने तो उनको एक फ्री हैंड दिया हुआ है और वो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब तो लेबनान में भी चले गए हैं और ये एक्सपेंशन की तरफ जा सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एक कॉनोटेशन ये भी हो सकती है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कुछ वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखें तो ट्रंप भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वो इजराइल की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। बट कल जो उन्होंने एक बयान दिया वो थोड़ा सा पॉजिटिव आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अगर हम पावर में आ गए तो एटलीस्ट लेबनान के साथ जो मामला हैं उसको ख़त्म करेंगे और हम जो डायलॉग है उसकी तरफ लेके चलेंगे इजराइल और पैलेस्टीन को। हामिद साहब ये जो ठीक है, आपका पॉइंट मैं ज़रा हामिद साहब की तरफ रखता हूँ। ये जो कहा जाता है कि ट्रंप जो हैं उनके दौर में इतनी एग्रेशन नहीं था और दुनिया में एक अमन था, लेकिन लेटली जाते जाते उनकी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप देख लें अफ़गानिस्तान में और शाम वगैरह में उनकी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय हो गई थी, पहुँच गई थी। फिर वो एक लेगेसी जो है वो कंटिन्यू हुई जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कहाँ तक सही है कि जनाब दुनिया के लिए ट्रंप जो है वो एक कबूलियत रखती है अमन अमान के हवाले से, और जो आपके अदर पार्टी है वो मुश्किल करेगी दुनिया के लिए? देखिए, एक तो बात यह है कि मौजूदा दुनिया के हालात जो हैं उसके अंदर ट्रंप की कबूलियत इतनी नहीं है, ख़ुसूसन यूक्रेन वॉर के हवाले से जिस अंदाज में खुल्लम खुल्ला ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा जो है वो यूरोप को बचाने के लिए ज़ाया किया जा रहा है, और अगर मैं होता तो यूक्रेन की जंग में अमेरिका को किसी तरह भी शामिल ना होने देता और पुतिन को ये जंग ही ना करने देता। और इस अंदाज में उन्होंने यूरोप को डरा दिया हुआ है कि अगर मैं आया तो आई विल पुल आउट ऑल माई सपोर्ट फ्रॉम एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो मैं नहीं समझता कि इस हवाले से यूरोप जो है वो कोई खुश होगा ट्रंप के आने पर। दूसरी बात यह है कि मैं अभी हम एक पॉइंट भूल जाते हैं, वो ये कि ट्रंप की माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, जो कि जो इंतहाई परेशान कुन है, वो कहते हैं कि कोई ग्लोबल क्लाइमेट का मसला ही नहीं है और ये सारा जो है ये दुनिया का फैलाया हुआ धोखा है। बहुत नॉन सीरियस ऑब्जर्वेशन उनकी इसके ऊपर है। जी, और इमरान साहब वो पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकलने की बात करते हैं जो समझे कि एक बाइबल ऑफ द क्लाइमेट चेंज है। सो इस हवाले से तो मैं समझता हूं कि ट्रंप को बड़ी रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि ट्रंप का ये जो परसेप्शन बिल्ट हो चुका है कि वो जंगे नहीं करते हैं, वो एग्रेशन नहीं करते हैं, वो तौसीर पसंदाना इकदाम नहीं करते हैं, इसके हवाले से जो है वो मुसलमान दुनिया खसूसी तौर पर मैं समझता हूं कि वो बेहतर उम्मीद लगाए बैठी है। मैं इस पे मुसलमान दुनिया की इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि हमने देखा है कि मौजूदा हालात में जिस तरह इसराइल एक्सपैंड कर रहा है, यमन में भी, लबनान में भी, सीरिया में भी, तो मुसलमान दुनिया को ज्यादा उम्मीद है कि जो ट्रंप हैं वो शायद इस मामले को किसी न किसी तरीके से बेहतर तरीके से हल करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिसी साजिंग है, जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है, वो कोई इतनी बड़ी चेंज ट्रंप को नहीं लाने देगी, ना ही वो ला सकते हैं, ना ही वो यहूदी लॉबी से बिगाड़ने का रिस्क ले सकते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि जो काम 70 साल तक अमेरिकी हुकूमत नहीं कर सकी वो ट्रंप ने किया तल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी ले जाकर, आपको याद होगा, यरूशलेम से। और ये वो इकदाम था जो बुश करने से डरता रहा,
ओबामा करने से डरते रहे और ये क्लिंटन नहीं कर सके, लेकिन ट्रंप ने करके दिखा दिया। सो मैं नहीं समझता कि वो किसी भी हालत में इसराइल की हमायत कम होगी, लेकिन ये जरूर है कि वो जंग की जगह कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे और वो रास्ते में अब देखते हैं कि, और आखिरी बात वही बात हम करेंगे कि ये देखना है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट उनको जीतने देती है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। आदम, मैं आदम साहब की तरफ रखता हूं। आदम साहब, ये चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, उनकी अपनी पॉलिसी, उनके अपने व्यूज़, उनके अपने अहदाफ, लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कितना अहम किरदार होता है इन तमाम चीज़, इस पॉलिसी साजी के हवाले से। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि मुझे एक तो बहुत बड़ी कोई चेंज नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज स्टेट्स जो होती हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। वो एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे भी मौजूद है, यूएस के अंदर भी। वो देखेंगे कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे परसू किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब अमेरिका सोल सुपर पावर का क्लेम तो कर नहीं सकता, वर्ल्ड इन ट्रांजिशन है, यहाँ पे चाइना एक ट्रांजिशनल पावर है, इमर्जिंग पावर है, और उसके साथ ऑब्वियसली ब्रिक्स को आप देख लें, उसकी एक्सपेंशन हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन हो रही है। तो एक तो उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, बट एक जो इंटरनेशनल या ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी चेंज आ रही है। ऑब्वियसली जो अगर हम उसको जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और आप उसको अगर हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर जाके कोई डिसीजन लेके और किसी एक कैंडिडेट को वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर लेगी। बट जिस तरह ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है कि बड़ा नेक टू नेक और इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का हमें ये एक इलेक्शन नज़र आ रहा है, जिसमें अभी तक कोई समझ नहीं आ रही है कि होने क्या जा रहा है। तो कुछ थोड़ी सी मामूली सी, जिसको आप कह सकते हैं कि मामूली सी ट्रंप को थोड़ी सी कुछ शॉर्ट, अगर थोड़ा सा एज है, तो वो इस वक्त नंबर्स के अंदर आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, ये अगले 2-3 दिन जो हैं ये इंतहाई अहम हैं। हामिद साहब, दुनिया किस तरह से देख रही है? अभी तो हमने उस एंगल से देखा, जरा दुनिया के एंगल से बताइएगा। जो अदर पावर्स हैं इस वक्त, चीन इस वक्त मौजूद है और बड़ी पावर्स हैं, वो इस वक्त इन इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं और दुनिया चाहती क्या है? मेरा ख्याल ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दुनिया जो है ना बहरहाल अब मल्टीपोलर हो गई है, और उसकी वजह से जो दुनिया की ताकतें जिन्होंने अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज किया हुआ है, उनको तो ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना सूट करता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मामलात में, जैसे रशिया से ट्रंप के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे, बल्कि रशिया की हमायत के उनको इल्जामात का सामना भी रहा। इस तरह अगर रशिया के उनके ताल्लुकात बेहतर हैं तो दूसरी जानिब वो चाइना के खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिकल पॉलिसी लगाने की बात करते हैं, चाइना पर टैक्सेशन बढ़ाने की बात करते हैं, चाइना की जो एक्सपोर्ट फॉर द अमेरिका है उसको डैमेज करने की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर ट्रंप ने बहरहाल अमेरिका से, इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए, ट्रंप ने फ्रांस का भी दौरा किया, उससे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, ट्रंप ने इधर रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे बनाए। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो बाइडेन के 4 साल में बहरहाल अमेरिका वो कायदाना किरदार अदा नहीं कर सका जिसकी अमेरिका से तवक्को रखी जाती है, जिसके नतीजे में मैं ये समझता हूं कि ये एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो कि मैं बरतानिया में भी देखता रहा। मैं 3 हफ्ते पहले अमेरिका में था, न्यूयॉर्क जनरल असेंबली में, मैं आई वाज पार्ट ऑफ द सेशन। तो मैंने वहां पे भी देखा कि अमेरिकियों का जो रवैया था वो यही था कि दे आर मोर कंसर्न कि कोई ऐसा शख्स आए जो अमेरिका को दोबारा से ड्राइविंग सीट पे बिठाए। अभी अमेरिका उस अंदाज में पूरी दुनिया के मामलात नहीं, में तो ये जो लेगेसी है जो बाइडेन की, क्या आप नहीं समझते कि जो कमला हैरिस है उनके लिए वो इस छवि से अपनी पार्टी जो है वो निजात दिला पाएंगी? ये जरा रखेंगे डिस्कशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी इस तमाम मामले को आगे लेके चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर आदम सऊद और हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, वो जो बात हो रही थी फॉर्म 45-47 वाली, क्या आप समझ रहे हैं कि वहां पे भी इस तरह से हो सकता है?
देखिए, ट्रंप ने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक चीज़ कही और मैं हैरान हूँ कि मतलब हम तो ये चीज़ों के आदी थे, वहाँ पर भी ये हुआ कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कुछ ताकतें हैं जो उनको नहीं चाहती हैं कि वो अमेरिका के दोबारा सदर बने और अमेरिका को ग्रेट बनाएं। एक तो बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिकी मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ दुश्मनों वाला सलूक करता है और बायस है, और उन्हें CNN, फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन टाइम्स के नाम तक लिए हैं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने उनके इसके अलावा बहुत सारा, अगर आप गौर करें मीडिया की स्ट्रेटेजी के ऊपर, वहां पर जो मीडिया का बयानिया बनाया जाता है उसके अंदर बहरहाल ट्रंप की कमजोरियों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ट्रंप के स्कैंडल्स को, उनका जो पर्सनल लाइफ के हवाले से, उनकी वाइफ के हवाले से, उनकी बेटी के हवाले से, उनके दामाद के हवाले से। यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह तौर पर है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट में ट्रंप के बारे में कोई खौफ तो जरूर है, और इसीलिए 12 रिस्क खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वहां पर भी ट्रंप को रोकने की कोशिश की जाएगी। और ये जो 1-2% का फर्क है, ये फर्क खत्म करना किसी भी स्टैब्लिशमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मेरा ख्याल है ये बात मैं, आप और हम बहुत बेहतर समझते हैं। 2-4% का फर्क तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। जी, तो ट्रंप डॉक्टर साहब बनते हैं तो मैं डॉक्टर आदम नहीं हूं। डॉक्टर आदम, अब ये बताइए कि ये बात जो हो रही थी, वो जो छवि थी, वो जो एक लेगेसी है जो बाइडेन की, और जिसकी वजह से सदारती इंतखाब से उनको अलग भी होना पड़ा, तो ये बेयर कर पाएंगी आपके कामला हैरिस जो है, ये बेयर कर पाएंगी या वो पीछा करता रहेगी उसके? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें आप ऑब्वियसली एक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, पार्टी के अपने भी मैनिफेस्टो है, उसकी अपनी भी एक स्ट्रेटजी होती है, तो वो उसको मोर और लेस कंटिन्यू करेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी उससे अपने आप को एलिनेट करके कोई नई पॉलिसी लेके आएंगी या बिल्कुल आउटराइटली चीज़ों को जो है किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना स्टार्ट कर लेंगी। तो देखिए, वहाँ पे कुछ, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, अगर हम खुल के बात करें तो इजरायली लॉबी पर्टिकुलरली वहाँ पे मौजूद है, जो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जहाँ पे उनके इंटरेस्ट जो परसू ना हो पाए। तो ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने है। अभी जो जियो पॉलिटिक्स है या रीजन के ऊपर अगर आप नजर रखते हैं, अगर पर्टिकुलरली हम अपने रीजन की बात करें, ऑब्वियसली वी आर वेरी नियर टू द मिडल ईस्ट एज वेल। ओवरऑल जितनी भी सिचुएशन यहाँ पे बनती और बिगड़ती नजर आ रही है, उसमें आपको बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि बाइडेन जो है, या सॉरी जो ट्रंप है, उसकी अप्रोच थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन की तरफ वो जाना चाह रहा है और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आना चाह रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड आपके सामने है कि चीज़ें जो है किसी और तरफ जाती हैं। बट मेरे लिए तो ज़्यादा कंसर्न की बात ऑब्वियसली ये है कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का और यूएस का जो रिलेशन है वो किस तरफ जा रहा है। वो मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। दुनिया के मामला तो चलते हैं, वो तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो दे हैव ऑल द राइट्स टू हैव देयर ओन पॉलिसीज, बट उनकी पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ क्या होगी, कैसे होगी, आई थिंक इसके ऊपर हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली अभी जो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाई थी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों के दोनों इंटरेस्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान की जो इस रीजन के अंदर जो आपको पता है सूरत हाल है, उसमें अफगानिस्तान में अभी भी इंस्टेबिलिटी, और वहाँ से जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो आ रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की सूरत में है, चाहे वो बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत के अंदर मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक मेजर कंसर्न रहेगा पाकिस्तान और अमेरिका का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और इकोनॉमिक एग्जैक्टली इस मामले को जरा मशरकी साहब की तरफ रखता हूँ कि अगर एक जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान के, सर मैं जरा इस मामले को रखता हूँ कि ये फरमाइएगा मशरकी साहब, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है, जो ये जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि अगर आप रीजन की बात करते हैं तो वो उतना ही अमेरिका के लिए भी परेशान कुन है। अगर वहाँ पे टीटीपी की कार्रवाइयाँ होती हैं, अफगानिस्तान में अगर अमन कायम नहीं होता और पाकिस्तान उससे मुतासिर होता है, तो क्या आप समझते हैं कि उन स्ट्रेटजीज को लेके एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो क्लोज थोड़ा सा हो जाएगा अमेरिका की तरफ, या फिर जो चाइना का ब्लॉक है, हम हैं असल में कहाँ और हमें जाना कहाँ चाहिए, क्या ये मुझे बता दीजिए।
देखिए इमरान साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए जो बुनियादी तौर पर यह कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान सैंडविच बनता जा रहा है। मैं उनको कहता हूं कि पाकिस्तान तारीखी तौर पर चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बना 1960s में, जब इनकी मुलाकातें करवाई गई। और पाकिस्तान आज भी चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बन सकता है, सैंडविच बनने की बजाय, अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो सही डायरेक्शन में हो। नहीं तो वो तो फिर वो तो सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही आ गई ना, हमारे ऊपर आ गई कि हमारी जो खारजा पॉलिसीज है फिर उस हिसाब से हम लेके चलें। डेफिनेट। और इमरान भाई, बात यह है कि एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ये समझ लें कि अमेरिका ने हमेशा से अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को धोखा दिया है, अबेंडन किया है उसमें, रिगार्डलेस ऑफ बाइडन हो या कोई भी हो इक्तदार में। सो हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास मौका जरूर है, क्योंकि ट्रंप अपनी तकारीर में बार बार कह चुके हैं कि जो बाइडन ने मैस किया है अफगानिस्तान में, उसने कई बार ये लफ्ज यूज किया है। तो अगर वो ये समझता है कि जो बाइडन ने मैस किया है, तो फिर उसको समझना होगा कि उस मैस को खत्म करने के लिए उसको पाकिस्तान का साथ देना होगा। और इस टीटीपी और ये जो सारा खवारिज का फितना है, इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका की जंग लड़ी है और इस जंग की कीमत हमने चुकाई है। बहुत खतरनाक हमने कीमत इसकी अदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदम सऊद और हामिद अल मशरकी साहब, आप दोनों का। अब देखना यह है कि ये अगले 4 दिन किस तरह के चलते हैं, किस तरह की एक कंसेंसस जो है वहाँ की आवाम के दरमियान बनता है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। स्विंग स्टेट्स जो हैं वो अपना क्या किरदार अदा करती हैं, इस हवाले से हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी और हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स भी जारी रहेंगे, जिसकी सीरीज़ आप कल शाम 5 बजे देख सकेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।